हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो देखा था हमने। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, कि जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके अलग अलग के क्या जो है फंक्शंस है, जो नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था बायोलॉजी में। ये सारी जो है ट्यूब्यूल्स दे रखी थी और इनके फंक्शंस दे रखे थे उसमें। जो समीपस्थ संवलित नलिका है, पीसीटी जो है, ये इसकी जो लाइनिंग है, यहाँ पे जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है बहुत। इसकी लाइनिंग जो है वो सिंपल सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से जो है बनी हुई रहती है, ताकि जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, सब आवश्यक जो है पोषक तत्व, और 70 से 80% जो है वैद्युत अपघटय यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर जो है इसी सेगमेंट में जो है वापस अवशोषित हो जाता है। ये यहाँ पे क्या है कि पीसीटी जो है वो हमारी पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये एच आयन और अमोनिया और जो पोटाशियम आयन है इनका जो है सिक्रीशन करती है, सेलेक्टिव सिक्रीशन करती है। जिससे कि जो पीएच है और आयनिक बैलेंस जो है वो बॉडी फ्लूइड्स का वो मेंटेन रहे। और उसके अलावा ये जो है एब्जॉर्प्शन करती है जो बाइकार्बोनेट आयन्स है उनका। नेक्स्ट है हेनले लूप। तो हेनले लूप में जो है दो भुजाएं होती है, एक आरोही भुजा होती है और एक जो है अवरोही भुजा होती है। यहाँ पे जो आरोही भुजा है, यहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन फिर भी ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो तरल की जो परासनता है, ऑस्मोलैरिटी जो है उसको मेंटेन करने में। ठीक है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो अवरोही भुजा है, वो जल के लिए अपरागम्य होती है, लेकिन जो वैद्युत अपघटय हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनके लिए वो परागम्य होते हैं, परमेबल होती है। यहाँ पे ये क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है जो फ्लूइड है उसका। फिर उसके बाद ये जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे जाता है, और आरोही भुजा में ये जल के लिए परागम्य होती है, लेकिन वैद्युत अपघटय के लिए जो है ये सक्रिय और निष्क्रिय रूप से जो है उनका अवशोषण करती है। यहाँ पे क्या है कि एक काउंटर करंट बनता है, क्योंकि मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट है ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है यहाँ से निकल जाते हैं टू द मेडुलरी फ्लूइड। मध्यांश तरल में जाने से ये निस्यंद तनु जो है निस्यंद तनु हो जाता है। उसके बाद क्या है कि डीसीटी है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है हमारी। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें अलग अलग जो पार्ट हैं उनमें पुनरावशोषण और जो है श्रवण, उनकी जो है दिशा यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ से जो HCO3 आयन से वो बाहर निकल रहे हैं, NaCl बाहर निकल रहा है, वाटर जो बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ ये जो ट्यूब्यूल है इसमें पीसीटी में हाइड्रोजन आयन अंदर आ रहे हैं और ये अमोनियम जो है ये अंदर आ रहा है, पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से ये डायग्राम जो है आप देख लेना। अब दूरस्थ संवलित नलिका जो है डीसीटी, इसका क्या काम होता है कि इसमें जो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम आयन और जल का जो है कुछ वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है, पुनर्अवशोषण होता है, और इसमें ये जो है रीअब्जॉर्प्शन करती है जो आयन्स है HCO3 माइनस, और सेलेक्टिव सिक्रीशन करती है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का। इससे क्या है कि जो पीएच संतुलन है वो मेंटेन करके रखती है ये रक्त में। इसका भी पीसीटी के अलावा डीसीटी का भी ये काम हो गया कि ये पीएच को जो है वो मेंटेन करने का काम कर रही है। और लास्ट जो है वो हमारी संग्रह नलिका है। इसमें क्या है कि ये एक लंबी जो है नलिका है, वृक्क के वलकुट के
से लेके मध्यांश के जो है आंतरिक भाग तक ये फैली रहती है। सो इसमें क्या होता है कि जो पानी है उसका बहुत ज़्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वापस, और यहाँ पे जो यूरिन है उसकी सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। सो जल का बड़ा हिस्सा वापस अवशोषित हो जाता है और मूत्र को जो है आवश्यकतानुसार सांद्र करने में का काम होता है जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे। सो ये जो सेगमेंट है ये अलाउ करता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है उसको मेडुलरी इंटस्टिशियम में जो है पास कराता है ताकि जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन हो सके। तो ये परासनता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को रक्त मध्यांश तक ले जाता है, और इसके अलावा इसका काम है कि पीएच को ये मेंटेन करता है, नियमन करता है। सो हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन जो है उनके चयनात्मक श्रवण के द्वारा रक्त में और आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी इसकी भी मुख्य भूमिका है। अब नेक्स्ट है कि जो यूरिन है जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन की क्या मैकेनिज़्म है। सो निसंयन यानी क्षनित को सांद्रण करने की क्रियाविधि क्या है। सो अब हम में जो है मैमल्स में एक एबिलिटी होती है कि कंसनट्रेटेड यूरिन जो है हम वो प्रोड्यूस कर सके, सांद्रित मूत्र जो है वो उत्पादित कर सके। सो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हेनले लूप और वासा रेक्टा, इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे जो हेनले लूप के दो लिम्ब है और यहीं पे जो है ये वासा रेक्टा भी जो है इसके आसपास में ये लगी रहती है ऊपर से नीचे तक। सो हेनले लूप में दो लूपों में जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी अलग अलग जो है विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है, और वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में भी यही होता है कि प्रतिधारा जो है प्रतिरूप पैटर्न में ही होता है, उसमें भी बहाव। सो हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच जो है बीच की नज़दीकी तथा उनके प्रतिधारा मध्यांशी अंतरकाश के परासरण दाब को विशेष प्रकार से ये नियमित करती है। सो यहाँ पे क्या है कि ये हेल्प करती है मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटस्टिशियम। सो यहाँ पे जो वल्लकुट है तो उनकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो कितनी है, 300 होती है, और जबकि जो आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 ऑस्मोस पर लीटर जो है इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। सो ये जो प्रवणता सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण बनती है। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये इसकी वजह से बनेगा, यूरिया और क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की वजह से। सो NaCl का जो परिवहन है वो हेनले लूप की क्या होती है। यहाँ एक और डायग्राम दे रखा है हमको जिसमें अलग अलग भाग जो हैं इसके, उसमें नेफ्रॉन और वासा रेक्टा द्वारा निर्मित प्रतिधारा प्रवाह जो है क्रियाविधि यहाँ दी गई है हमको। सो ये सिर्फ ये याद रखना है कि जो इनर मेडुलरी इंटस्टिशियम है उसमें 300 होती है इसकी वैल्यू, और कॉर्टेक्स में जो है 1200 होती है। सो NaCl का जो परिवहन है वो हेनले लूप की आरोही भुजा के द्वारा होता है, और ये जो है जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। अब सोडियम क्लोराइड और अंतरकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा वापस लौटा दिया जाता है, और इसी प्रकार जो यूरिया की कुछ मात्रा जो हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा वापस जो है वो प्रविष्ट हो जाती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाशी को वापस लौटा दी जाती है। सो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स और ये जो आयंस वगैरह है इनका इसी तरह से जो है एक्सचेंज जो है वो होता रहता है। सो अब क्या है कि इसे जो है हम प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं कि हेनले लूप यहाँ से जो आयंस निकल रहे हैं वो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लूप जो है ले लेता है, और फिर ये डिसेंडिंग लूप और ये असेंडिंग लूप जो है वासा रेक्टा का यहाँ से ले लेता है, और यहाँ से जो है जो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लूप है क्योंकि ये वहाँ से इफ्रेंट आर्टियोल से होके आ रही है, तो ये असेंडिंग लूप जो है यहाँ पे वापस इन दोनों के बीच में जो आयंस का है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इसे हम प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ये हेल्प करता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने में, जो मेडुलरी इंटस्टिशियम है मध्यांश के अंतरकाशी की जो है ये प्रवणता को बनाए रखती है। सो इस प्रकार की जो अंतरकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में ही ये योगदान करती है, और जो निस्संदेह है उसका सांद्रण करती है यानी कंसंट्रेशन जो है उसका बनाए रखती है। सो हमारा जो वृक्क है वो प्रारंभिक निसंयन जो होता है, फिल्ट्रेट जो होता है
उसको 4 टाइम्स जो है वो कंसंट्रेटेड कर सकता है। तो 4 गुना जो है अधिक सांद्र करके मूत्र उत्सर्जित जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है वृक्क क्रियाओं का नियमन। तो इसमें जो है डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स है जो इसका जो है रेगुलेशन करते हैं या नियंत्रण और नियमन करते हैं। जैसे कि जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं उनका फीडबैक मैकेनिज्म, पुनर्भरण क्रियाविधि। उसके अलावा जो JGA है यानी जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस है, और उसके अलावा थोड़ी सी जो है इसमें हार्ट की भी पार्टिसिपेशन रहती है। सो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं हमारे शरीर में, परासरणी ग्राहिनियाँ जो है, सो ये जो है वो एक्टिवेट हो जाती है जैसे कि हमारे ब्लड में जो है ब्लड का वॉल्यूम चेंज होता है या फिर ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम चेंज होता है या फिर आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस बदलाव को जो है ये तुरंत जो है इससे ये एक्टिवेट हो जाता है ऑस्मो रिसेप्टर। और ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है कि जो हाइपोथैलेमस है हमारा, हाइपोथैलेमस के न्यूरो हाइपोफाइसिस को जो है ये मैसेज देता है और वहाँ से जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ADH जो है वो प्रतिमूल हार्मोन जो है, प्रतिमूत्रल हार्मोन जो है ये वहाँ से रिलीज होता है। इन रिसेप्टर्स की वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन देते हैं। और ADH का या फिर जो वैसोप्रेसिन है इसका सिक्रीशन होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से। सो यहाँ पे क्या है कि ADH जो है वो मदद करता है जो जल का पुनरावशोषण है उसको ये वापस जो है वो सुगम बनाता है, क्योंकि यहाँ पे कमी हो गई है, चेंज हो गया वॉल्यूम में, तो वैसोप्रेसिन उसको एक्टिवेट करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा जिससे कि जो डायूरेसिस है यानी मूत्र लता को ये रोकता है। और जो हमारे अगर वापस जो है बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में तो ये वापस जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो तुरंत बंद हो जाते हैं। सो ये ऑन और ऑफ वाला जो सिस्टम है कि वो बंद हो जाएंगे और ADH जो है उसकी रिलीज रुक जाएगी। सो ADH श्रवण का जो है ये निरोध करती है और यहाँ से वापस जो है जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का वो बंद हो जाएगा। सो इससे क्या होता है कि ADH जो है जब बंद हो गया तो वो रीअब्जॉर्प्शन बंद हो गया। सो ADH जो है वो किडनी इसका अफेक्ट जो है वो किडनी के फंक्शंस पे भी होता है, क्योंकि इसका कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे। ये रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभाव द्वारा जो है ये प्रभावित करता है रक्त के कार्यों को। इससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है, रक्त दाब जो है वो बढ़ जाता है और रक्त दाब बढ़ने से क्या होता है कि जो गुच्छ प्रवाह है वो बढ़ जाता है और इससे जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो रेट है, फिल्ट्रेशन रेट, वो बढ़ जाती है। सो अब यहाँ पे जो JG है वो भी एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी जो है जटिल नियमकारी भूमिका इसकी होती है। तो जैसे ही ग्लोमेरुलर जो ब्लड है, जो GFR है, इसमें गिरावट होती है, वैसे ही जो है रेनिन का सिक्रीशन हो जाता है। और रेनिन जो है क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर देता है और एंजियोटेंसिन 1 के बाद जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में चेंज कर देता है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक है, यानी ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है उसको ये इंक्रीज करता है और इसकी वजह से जो GFR है वो भी बढ़ जाता है। सो एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है कि ये सिक्रीट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से और इसको सिक्रीशन को जो है जो प्रेरित करता है वो होता है एंजियोटेंसिन 2। सो एल्डोस्टेरोन के कारण जो नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम आयन और जल का जो है वो पुनरावशोषण होता है यानी रीअब्जॉर्प्शन होता है वापस। और ये जो मैकेनिज्म है जो रेनिन और एंजियोटेंसिन की, सो ये इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। यानी रेनिन का सिक्रीशन हुआ, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिनो 1 में कन्वर्ट हुआ, फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ और इससे जो है जो GFR है वो बढ़ जाएगा और रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा वाटर का और सोडियम आयंस का। अब जो हृदय है हमारा उसका क्या रोल है इसमें वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो एट्रिया है हमारी, आलिंद का जो अधिक रुधिर बहाव से जो है आलिंद नेट्रियरेटिक कारक जो है
वो फैक्टर यहाँ पे रिलीज़ होता है। इसका श्रावण होता है ब्लड फ्लो के बढ़ने से एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर के। सो ये एएनएफ जो है वो वैसोडाइलेशन का काम करता है, और इससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो वेसल्स है वो डायलेट हो गई हैं, तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस जो इसका एरिया वो इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे ये एएनएफ मैकेनिज़्म जो है आलिंद निलय वाली, आलिंद निट्रियाटिक कारक वाली, ये क्या करती है कि ये रेनिन एंजियोस्टेनिन जो है उसकी मैकेनिज़्म पर रोक लगाती है, क्योंकि वो जीएफआर को बढ़ा रहा था, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था। ये उसके एंटी जो है काम करता है, उसके अपोजिट काम करता है ये। अब रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया और कंसंट्रेशन भी बढ़ गई फिल्ट्रेट की। अब होगा मिक्सचुरेशन यानी मूत्रण। तो ये हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ये ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक जो है संग्रहित रहता है। अब रक्त जो है वो मूत्र का निर्माण कर लिया, और वहाँ से जो है ये मूत्राशय में आ जाता है, जो ब्लैडर है हमारा वहाँ पे आके ये स्टोर हो जाता है। तो एक सिग्नल जो है यहाँ से इनिशिएट होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो जाता है पूरा, तो इसकी वॉल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाती हैं। मूत्र भर जाने से इसके फैलने के जो है ये संकेत उत्पन्न होता है। ये जो संकेत है वो क्या करता है, जो रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ब्लैडर की वॉल पे, ये सिग्नल भेजेंगे हमारे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहाँ पे। यहाँ से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो मूत्राशय की चिकनी पेशियाँ हैं इनका संकुचन होता है, और मूत्राशय अवरोधनी का जो है वो शिथिलन होता है, इसका संदेश जाता है। और इससे जो है क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो मूत्राशय अवरोधनी है उसका शिथिलन होगा, तो जो मूत्र है उसका उत्सर्जन हो जाता है। ये जो मूत्र उत्सर्जन की जो क्रिया है इसे हम मूत्रण या फिर मिक्सचुरेशन जो है वो कहते हैं। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल है। एक एडल्ट ह्यूमन जो है वो एक दिन में 1 से लेके 1.5 लीटर जो है मूत्र उत्सर्जित करता है, एक्सक्रीट करता है। और यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, 6.0 यानी 6 इसकी पीएच रहती है। और इसके अलावा हम जो है 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो उत्सर्जित करते हैं यूरिन के साथ। यहाँ पे जो यूरिन की कंसंट्रेशन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वेरियस कंडीशन से जो है अफेक्ट होती है। विशेषताओं से ये प्रभावित होती है। मूत्र का विश्लेषण जो है वो किया जाता है, बहुत सारी जो डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो यूरिन टेस्ट है वो किया जाता है, ताकि पता चल सके जो कीटोन बॉडीज़ हैं, जो ग्लूकोज है उसकी अमाउंट के बेसिस पे जो है ये और भी उसमें टेस्ट कराए जाते हैं। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है यूरिन टेस्ट जो है। कीटोनूरिया और ये जो है मधुमेह के लक्षण होते हैं अगर ग्लाइकोसूरिया और कीटोन काय की उपस्थिति। अब है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में और जो है ऑर्गन्स का क्या रोल है। वृक्कों के अलावा हमारा जो फुफ्फुस, यकृत और त्वचा जो है ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। फेफड़े हमारे जो है वो CO2 का एक्सक्रीशन करते हैं लगभग 200 ml पर मिनट, और उसके अलावा जो है जल की पर्याप्त मात्रा का ये निष्कासन करते हैं। और उसके अलावा जो यकृत है वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और निम्नीकृत स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन और औषधि आती होते हैं, तो ये जो है मल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके अलावा त्वचा जो है यहाँ पे श्वेत ग्रंथियाँ और तैल ग्रंथियाँ होती है। तो श्वेत ग्रंथियों से जो है जो पसीना है उसके साथ हमारे जो ये पसीना जलीय द्रव्य है, और इसमें नमक और कुछ मात्रा में यूरिया और लैक्टिक एसिड जो है वो होते हैं, जो हमारे शरीर से जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन पसीने का मुख्य कार्य जो है वो शरीर की सतह को ठंडा रखना है वाष्पीकरण के द्वारा। और उसके अलावा ये जो तैल ग्रंथियाँ हैं ये कुछ जो स्टेरोल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है, और हमारी त्वचा को जो है एक थिन लेयर बनाती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है। अब नेक्स्ट जो है इसके डिसऑर्डर्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो पहला जो है वो होता है
कि यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिया जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए हमारे ब्लड में, क्योंकि किडनी जो है ठीक से काम नहीं कर रही है हमारी, तो यूरिया एकत्रित हो जाता है जिसे यूरेमिया कहते हैं। और ये जो है किडनी फेलियर भी में लीड मतलब आगे जो जाके किडनी फेल भी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ये किडनी फेलियर वाली प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को जो है हीमोडायलिसिस दिया जाता है। रक्त अपोहन के द्वारा जो है उनका जो ब्लड है वो प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। सो यहाँ पे जो डायलाइसिंग यूनिट जो है वो क्या होती है, एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। इसमें जो रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपैरिन जैसा जो है थक्का रोधी मिलाकर उसमें जो है जो हीमोडायलिसिस के लिए जो इक्विपमेंट है उसमें इसे भेजा जाता है, अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। इसमें इसे हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं, और इसमें जो है सेलोफेन की कुंडलित नली होती है, और ये एक जो है ऐसे द्रव्य से घिरी होती है जिसका संगठन जो है नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। तो इसमें जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से के अनुसार जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो इसे जो है छन छन के जो है वो चले जाते हैं। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा जो है बाकी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार जो है ये एक सेलोफेन की जो पोरस मेम्ब्रेन है इसके थ्रू पास हो जाता है, और जो वेस्ट है वो वहीं रह जाता है। सो वेस्ट जो है वो एब्सेंट होता है जो डायलाइज्ड ब्लड है हमारा जो उस पेशेंट का। सो अपोहनी द्रव्य में जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, और ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध रक्त में जो हिपैरिन रोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुणे जो है शरीर में भेज दिया जाता है। सो ऐसे लोगों के लिए जो है हीमोडायलिसिस होता है जिनकी किडनी जो है वो काम करना बंद कर दे, फेल हो जाए, या फिर माल फंक्शनिंग करती हो, यूरिया जो है वो मतलब फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही हो। तो उसके अलावा जो है एक और होता है रीनल फेलियर, यानी वृक्क की क्रियाहीनता। इसको दूर करने के लिए ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके लिए जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, जो एकदम पास के जो संबंधी होते हैं, उन्हीं से जो है लिया जाता है किडनी, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट ना करे, क्योंकि ऑर्गन फेलियर जो है वो डेथ भी जो है कर सकता है उस पेशेंट की। और उसके अलावा है रीनल कैल्कलाई। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो हमारी किडनी में जमा हो जाता है, जिसे पथरी कहते हैं। सो ये अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट आदि यहाँ पे आके जम जाते हैं, और इसे भी जो है ठीक किया जा सकता है सर्जरी या फिर लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी गुच्छ शोथ। इसमें क्या होता है कि जो वृक्क का जो गुच्छ शोथ है उसमें प्रादकता आ जाती है, यानी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें ग्लोमेरुलाई में किडनी की। सो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।